हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। इस वीडियो में कक्षा 10 के विषय हिंदी 2025-26 के मॉडल क्वेश्चन पेपर के सभी एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। उन्हें बेहतर तरीके से इस वीडियो में समझाया गया है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। हमारा मॉडल पेपर एक पैसेज से शुरू होता है। पहले पैसेज को समझते हैं कि पैसेज में क्या दिया है, फिर इस पैसेज के नीचे जो संबंधित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को और उनके उत्तरों को देखेंगे। तो पहले पैसेज पढ़ते हैं और पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। पैसेज है, पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। पुस्तकें जो होती है वो मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र होती है। हमें इन पुस्तकों से ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्रदान करती है। पढ़ने की आदत न केवल हमारी शब्द संपदा को बढ़ाती है, बल्कि हमारी सोच को भी गहराई देती है। आज के डिजिटल युग में लोग मोबाइल, कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं, जिससे पढ़ने की आदत धीरे धीरे कम हो रही है। यदि हम प्रतिदिन थोड़ा समय पुस्तकों के साथ बिताएं तो यह हमारी मानसिक क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा और हमें जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करेगा। पढ़ने से हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है और हम नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ये हमारे पैसेज थे जिसमें पुस्तकें के बारे में चिंता व्यक्त किया गया है। पुस्तकें हमारे मित्र होते हैं, इससे बहुत सारे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन आज के डिजिटल युग में कंप्यूटर, मोबाइल होने पर लोग इन्हीं के ऊपर सारा समय बिता रहे हैं, जिससे पुस्तकों को पढ़ने की जो रुचि होती है, क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसी पर भी चिंता व्यक्त करते हुए यह पैसेज दिया गया है। हमें पुस्तकों को भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ज्ञान होते हैं जो हमारी क्षमता, बुद्धि, कौशल को बढ़ाती है। तो प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पुस्तकों को मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र क्यों कहा गया है? तो सबसे अच्छा मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि हम लोग ने पढ़ा कि वे हमें ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन देती है। हमें पुस्तकों से ज्ञान, प्रेरणा और मनोरंजन प्राप्त होता है, इसलिए पुस्तकें हमारे सबसे अच्छे मित्र होते हैं। सेकेंड प्रश्न है, डिजिटल युग में पढ़ने की आदत कम होने का एक कारण क्या है? तो डिजिटल युग में हम लोग पढ़ते क्यों नहीं हैं, पढ़ने की आदत क्यों नहीं होती है? तो इसका एक ही रीज़न है कि लोग अपना अधिकतर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर बिता रहे हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिदिन पुस्तकों के साथ समय बिताने से क्या लाभ होता है? तो प्रतिदिन अगर हम लोग कुछ समय पुस्तकों के साथ बिताते हैं तो यह हमारी मानसिक क्षमता का विकास होता है और निर्णय लेने की योग्यता बढ़ती है। पैसेज का अगला प्रश्न है, जो चौथा प्रश्न है, ज्ञान शब्द का पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार कौन सा है? तो ज्ञान शब्द का जो यहाँ पर्यायवाची गद्यांश के अनुसार पूछा जा रहा है वो कौन सा है? तो वो है शिक्षा। शिक्षा ज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द है। अगर हम लोग शिक्षित होते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो इसका तात्पर्य होता है कि हम लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। अगला प्रश्न एक पैसेज से ही है जो एक कविता के रूप में है। पहले कविता समझते हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। गद्यांश है अर्थात कविता है, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ।
पर्वत जो होता है बहुत ही ऊंचे होता है वो अपने के जैसा हमें भी ऊंचा रहने का सीख देता है। सागर कहता लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर में काफ़ी गहराई होती है, उसके अंदर काफ़ी सारे राज होते हैं। उसी तरह से हमें भी सागर कहता है कि अपने मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग। जो तरंगे होती है जो कभी उठती है वो और गिरती है, तो क्या समझते हैं कि वो हमें क्या कह रही है। भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल उमंग। मतलब तरंगे जो उठती है गिरती है वह उसके उमंगों को दिखाती है, उसके खुशियों को दिखाती है कि वो किस तरह से उछलते हैं, नाचते हैं। उसी तरह से हमें भी अपने जीवन में उमंग लाने के लिए तरंगे सिखाती है। तो पर्वत, सागर और ये तरंगे अलग अलग सीख देती है, जिससे हमें सीखने की ज़रूरत है। आगे है, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। पृथ्वी क्या कहती है, धैर्य न छोड़ो कितनी ही हो सिर पर भार। जैसे पृथ्वी पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे पर्वत, नदियाँ, पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु पक्षी, बहुत सारे भार हैं, लेकिन अपने धैर्य मत छोड़ो। जीवन में मनुष्य के ऊपर बहुत सारे भार होते हैं जिसके कारण वो अपने धैर्य छोड़ देते हैं। तो इसे पृथ्वी से हमें सीखने की ज़रूरत होता है। नभ कहता फैलो इतना ढल लो तुम सारा संसार। नभ कहता है, नभ जो है देखते हैं चारों तरफ से फैला होता है और पूरा संसार उसके अंदर समाया होता है। नभ का अर्थ है आसमान। तो यहाँ पर पर्वत, सागर, पृथ्वी, तरंगे, नभ अपनी विशेषताओं के आधार पर हमें यह सीख देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अपने मन में, अपने जीवन में इस तरह का विचार लाएं। तो ये था पैसेज, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कविता प्रकृति संदेश में सागर से कवि हमें क्या सीख लेने को कहता है। सागर से क्या सीख लेने को कहता है, तो मन में गहराई लाना, क्योंकि सागर बहुत ही गहरा होता है और वो हमें ये सीख देने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, कविता में पर्वत का क्या संदेश है, तो ये हमें ऊंचा यानी ऊंचाई और महानता पाना सिखाता है कि हमें आगे बढ़ना और ऊपर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने को कहता है। अगला प्रश्न है, सागर कहता लहराकर। यहाँ सागर किस गुण को अपनाने का संकेत देता है, तो यहाँ सागर का मतलब गहराई से है और पर्वत का अर्थ ऊंचाई से है और तरंग का अर्थ उमंग से है, पृथ्वी का अर्थ धैर्य से है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें अलग अलग गुण की ओर संकेत देते हैं। अगला प्रश्न है, उठ उठ गिर गिर तरल तरंग किस जीवन स्थितियों का प्रतीक है, तो तरंगे जो है वो आनंद, उत्साह, उल्लास, उमंग का प्रतीक यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जीवन परिस्थितियों का यहाँ पे प्रतीक पूछा जा रहा है, तो ये क्या है, कठिनाइयाँ और सफलताएं। जो तरंगे हैं उठती है गिरती है, जो उसकी कठिनाइयों और सफलताओं को और इशारा करता है कि एक समय ऐसा होता है कि तरंगे काफ़ी ऊपर की ओर उठ पाता है। तो इसका गिरना उठना जो है वो कठिनाइयों का दर्शाता है। जैसे एक स्टोरी भी है कि चींटी दीवार पर चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है। इसी चढ़ने और गिरने को ही कठिनाइयाँ और सफलता को दर्शाता है। तो जीवन के ये परिस्थिति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घा। आगे समझते हैं, जो क्वेश्चन है व्याकरण से है, तो इसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। यह किस तरह का वाक्य है, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है। यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ याद रखना है कि अगर पंक्ति में, वाक्य में जो है यदि, कि, जब,
जो शब्द अगर लगे होते हैं तो वहाँ मिश्र वाक्य होता है। ये छोटा सा ट्रिक है कि यदि, की, जब, जो ऐसे शब्द अगर देखने को मिलते हैं और उससे वाक्य पूछा जाता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य हो जाता है। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, तो संयुक्त वाक्य में और, परंतु, किंतु से दो शब्दों को जोड़ा गया होता है। बाकी जो बच गए वो सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर है मिश्र वाक्य, क्योंकि इसमें अधि लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेलों में अच्छा है, या वाक्य है। तो अभी बताएं कि जो वाक्य में और लगा होता है और दो पंक्तियां जोड़ी गई होती है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य हो जाता है। और जिन पंक्तियों में की, जब, यदि, जो लगा होता है तो वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, फल खाया जा रहा है, यह किस प्रकार का वाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पर यह कर्म वाचिका जो है वो उदाहरण है। फल खाया जा रहा है तो यहाँ पर किसी के द्वारा खाया जा रहा होगा, तो इसीलिए यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाता है। अगर पंक्ति में द्वारा लगा रहता है या फिर ऐसा बोध होता है कि किसी के द्वारा जो काम किया जा रहा है तो वहाँ पे कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य में पंक्ति में से लगा रहता है, जैसे मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस तरह का। और जिसमें से और द्वारा नहीं लगा रहता वहाँ पे कर्तरी वाच्य होता है। तो फल खाया जा रहा है तो पंक्ति ये सीधा सीधा बोल रहा है कि कोई फल खा रहा है, यानी किसी के द्वारा फल खाया जा रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को काट दिया, इसीलिए द्वारा नहीं लिखा गया। जैसे राम के द्वारा फल खाया जा रहा है या सोहन के द्वारा फल खाया जा रहा है, तो पंक्ति को सब्जेक्ट को काट दिया, इसीलिए द्वारा नहीं है। अन्यथा कर्मवाच्य में जितने भी होते हैं शब्द उनमें द्वारा लगा होता है, ये याद रखना है। तो आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य। आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें बादल कौन सा पद है। तो यहाँ पे बादल क्या है, तो बादल जो है वो संज्ञा है। बादल यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट या फिर वर्ब के द्वारा चेंज नहीं होते हैं। क्रिया तो है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संज्ञा। तो बादल क्या है, एक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, उसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है। यहाँ पर कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जब किसी चीज़ की जो है तुलना किया जाता है, जैसे कि तरह से गूंज रही थी, तो वैसी जगहों पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। लेकिन अगर बात को बढ़ा चढ़ा कर भी बोला जाता है तो वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और कोई चीज़ को अगर मानव का रूप दे दिया जाता है, कोई वस्तु को नाचते हुए खाते हुए दिखाया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार हो जाता है। और अगर अर्थ वहाँ पे अलग अलग दिख रहा है तो वहाँ श्लेष अलंकार हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, त्रिलोक किस प्रकार का समास है। तो त्रिलोक जो है तत्पुरुष समास नहीं है, द्वंद्व समास नहीं है। द्वंद्व समास में जो है बीच में और किंतु आता है, और तत्पुरुष समास में जो है का, की, से, इस तरह से विभक्तियाँ आती है। तो यहाँ पे त्रिलोक पूछा जा रहा है, तो त्रिलोक कौन सा समास है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा द्विगु समास हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है त्रिलोक यानी तीन लोक। जब पहला शब्द जो होगा वो संख्या होगा, जैसे त्रिलोक या फिर क्या वो षटभुज, चतुर्भुज, तो इस तरह से जो है पंचवटी। तो इस तरह से अगर पहला शब्द संख्या होता है तो वहाँ पे द्विगु समास हो जाता है। इसे इस तरह रखना है, द्विगु का मतलब दो निकल रहा है, एक संख्या दो निकल रहा है। तो इस तरह से याद रखना है कि जिसका पहला संख्या होता है वहाँ पर द्विगु संख्या होता है, अगर पहला शब्द संख्या हो रहा हो।
अगला प्रश्न है ईमेल लेखन किससे संबंधित है। तो यहाँ पर ईमेल लेखन जो है वो ईमेल करते हैं मोबाइल से, कंप्यूटर से। तो यहाँ आधुनिक संचार का एक ये क्या है, माध्यम है ईमेल लेखन। ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये क्या है, आधुनिक संचार का एक माध्यम है। अगला प्रश्न है पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती है, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मानवीयकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई को क्या किया जा रहा है, जीवन को उज्जवल बनाने की बात किया जा रहा है। जीवन जो है वो मनुष्य से संबंधित है, तो पढ़ाई को यहाँ पर जो है जीवन के से तोल दिया गया है, यानी उसकी कंपेयर जीवन से किया गया है, इसीलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। अगला प्रश्न फिर से गद्यांश से है, लेकिन यह गद्यांश बुक से संबंधित है, मतलब यह गद्यांश जो है वो हमारे बुक से ही पूछा जाता है। तो कहानी पढ़े भी होंगे, तो पढ़ते हैं एक बार फिर से और समझते हैं क्या है इस गद्यांश में, फिर इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो गद्यांश है युमथांग के बारे में है। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायुंग में पड़ाव लेना पड़ा था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग है। मतलब लेखक जब युमथांग पहुंचना चाहता था, युमथांग जा रहा था, तो वो रात भर कहाँ पे रुका था, लायुंग में रुका था। लायुंग जो है वो गंगा चुंबी पहाड़ों के तल में अर्थात पर्वतों के नीचे एक शांत स्थान, एक बस्ती है लायुंग, जहाँ पे वे रात भर ठहरे थे। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहाँ निश्चित सो रही थी, अर्थात लायुंग जो है वो एक ऐसा बस्ती है जो पहाड़ों के तली के नीचे बसता है। ये बहुत ही शांत और भाग दौड़ के ज़िंदगी से न बहुत ही दूर एक बस्ती है जो शांत रूप से निश्चित रूप से बसी हुई है। उसी लायुंग में हम ठहरे थे, अर्थात लेखक उसी लायुंग, उसी स्थान पर, उसी बस्ती में ठहरा था। तिस्सा नदी के तीर पर बसे लकड़ी के एक छोटे से घर में। तिस्सा नदी के तीर पर, तिस्सा नदी के किनारे एक घर था, एक छोटा सा बना हुआ लकड़ी का, जो लायुंग में ही था। वहाँ पे ये लोग एक घर में रुके थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्सा नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई थी। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्सा में मिल रहा था, अर्थात ऊपर से एक झरना आ रही थी और तिस्सा नदी में गिर रही थी। उसी तिस्सा नदी के किनारे लेखिका बैठकर और उस नदी को देख रही थी, एक पत्थर पर बैठी हुई थी। मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। ये वहाँ पर रात का एक दृश्य है जिसे लेखिका वर्णन कर रही है। बाहर परिंदे और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। जो रात होने वाली थी, शाम हो गई थी, तो परिंदे अपने घर लौट रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी, क्योंकि ये बस्ती जो है वो भाग दौड़ के ज़िंदगी से काफ़ी दूर, शहर से काफ़ी दूर, एक शांत नदी और पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुनझुनाहट सी आंखें अनायास भर आई। तो यह दृश्य को देखकर लेखिका का मन, उसकी आंख जो है वो भर जाती है, उसे काफ़ी सुकून मिल रहा होता है। तो ये था पैसेज, उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब इससे संबंधित प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न का पहला प्रश्न है, इस पैसेज का पहला प्रश्न है, लायुंग किस प्रकार की बस्ती बताई गई है। तो यह शांत और नन्ही प्रकार की बस्ती है। नन्ही इसलिए क्योंकि यह छोटा बस्ती है, और शांत क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा नहीं है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में वातावरण की शांति की तुलना किससे की गई है। तो वातावरण की शांति के जो तुलना है वो किससे की गई है, तो मंदिर की घंटियों और घुंघरुओं की रुनझुनाहट से
किया गया है जो पैसेज में हम लोग देखे थे। अगला प्रश्न है, इस पैसेज से 2 ही प्रश्न पूछे गए थे। अगला प्रश्न जो है फिर से एक पैसेज से है, मतलब एक कविता से है। जिस तरह से पहले शुरू में ही देखे एक पैसेज था, लेकिन वो पैसेज हमारे बुक से नहीं होता है, और जो कविता भी पैसेज पूछा गया था वो भी हमारे बुक से नहीं होता है। लेकिन जो ये 2 पैसेज और मतलब 2 पैसेज, एक कहानी वाइज और एक कविता वाइज होता है, सो हमारे बुक से होते हैं। तो ये कविता हमारे बुक से ही है, तो इसे समझते हैं। कविता है, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृदक में भी डाल देगी जान। तो ये पैसेज दंतुरित मुस्कान से है, जो उम्मीद करते हैं पढ़ चुके होंगे। तो बोलता है, यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृदक में भी डाल देगी जान। यहाँ पे कहानी कुछ इस तरह से है कि एक पिताजी होते हैं जो अपने बच्चे से काफ़ी दूर होते हैं, और जब उसके पिताजी काफ़ी दूर होते हैं उसी समय उस बच्चे का जन्म होता है। जो बच्चा पहली बार अपने बच्चे को देखता है तो उसकी दंतुरित मुस्कान को देखकर वो काफ़ी कल्पनाएं करने लगता है, उसका मन जो है खुशी से झूम उठता है। तो जब वो अपने बच्चे के दंतुरित मुस्कान को देखता है तो किस तरह की कल्पनाएं करता है वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बोलता है, यह तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, वो अपने पिताजी जो है वो अपने बच्चे को मुस्कान को देखकर बच्चे को ऐसा कह रहे हैं कि मृदक में भी डाल देगी जान। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान ऐसा है कि मानो अगर मरे हुए भी व्यक्ति होंगे उसमें भी जान डाल देगी। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, मतलब वो बच्चा जो है वो एक झोपड़ी में रहता है, तो आसपास में मिट्टी में खेलकर उसका जो पूरा शरीर है वो गंदा हो गया है। तो ये बोलता है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, ये जो तुम्हारे शरीर है छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जल जाते। ऐसा प्रतीत होता है कि कमल जो है वो तालाब में ना खिलकर उसके झोपड़ी में खिल गया है, क्योंकि बच्चा मिट्टी से लथपथ है और उसका मुस्कान कमल की तरह खिल रहा है। आगे है, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, मतलब तुम्हारे स्पर्श पाकर पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पसान। यानी कठिन पसान यानी पत्थर जो काफ़ी कठोर होते हैं वो भी पिघलकर पानी हो जाएंगे तुम्हारे इस मुस्कान के स्पर्श को पाकर। अर्थात यहाँ पे एक और शब्द आता है कि अगर कोई कठोर हृदय वाला व्यक्ति है तो उसका भी हृदय पिघल जाएगा तुम्हारे मुस्कान को देखकर। तो ये था पैसेज, आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इस पैसेज से 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर इसका अर्थ क्या है इसे समझते हैं। मरे हुए को ज़िंदा कर देना, तो ये अर्थ नहीं है, ये डायरेक्टली बोला जा रहा है लेकिन ये अर्थ नहीं है। हारे हुए को जिता देना, तो ये भी यहाँ पे अर्थ नहीं बन पा रहा है। हताश निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, हाँ हताश है निराश है वो एक मरे के ही बराबर होते हैं, तो उनके जीवन में भी ये खुशी ला देता है। कौन से, तो यह दंतुरित मुस्कान। अगला प्रश्न है, धूली धूसर तुम्हारे ये गात, पंक्ति में गात का क्या अर्थ है। तो शरीर, धूली धूसर तुम्हारे ये गात का मतलब है गात यहाँ उसके शरीर को दर्शाया गया है, जो धूली धूसर यानी मिट्टी से कीचड़ से उसका जो शरीर है वो लथपथ है, जिसे देखकर उसके पिताजी कहते हैं कि कमल तालाब में ना खिलकर उसके झोपड़ी में खिल गए हैं। तो इस कविता से 2 ही प्रश्न थे। अगला प्रश्न जो हम देखने वाले हैं वो हमारे कहानी से है। तो अगर कहानी आप पढ़े हैं जानते हैं तो प्रश्नों को आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो समझते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। कहानी से पहला प्रश्न है, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते थे। तो भोलानाथ जब सिसकना शुरू करता था किसे देखकर वो भूल जाता था। तो यहाँ पे खेल के साथियों को देखकर वो सिसकना भूल जाता था, क्योंकि वो खेलने में रम जाता था। अगला प्रश्न है,
उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे। उद्धव जो है वो कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के पास गए थे, तो वह कौन सा संदेश था। तो इसका सही उत्तर है योग का संदेश, क्योंकि कृष्ण प्रेम का संदेश भेजवाना चाह रहे थे, लेकिन उद्धव जो है वो गोपियों को योग का संदेश देने के लिए जाते हैं, जिसके कारण गोपियाँ उद्धव को बहुत ही खरी खोटी सुनाती है। ये कविता आप जो पहला ही हमारे किताब का कविता है पढ़े होंगे। अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में किस रस की प्रमुखता है। तो यहाँ पर रस के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर वीर रस है, क्योंकि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण और परशुराम दोनों के द्वारा अपनी वीरता के आधार पर पूरा विवाद होता है, या बातचीत या बहस या संवाद होती है। इसीलिए इस कविता में वीर रस का जिक्र किया गया है। हास्य रस तब होता है जब कविता में हंसी की बात होती है या पूरा कविता हंसी पर चलता है। करुण रस का बात तब होता है जब काफ़ी दुखी वाला कविता होता है। वियोग रस भी होता है जिसमें जुदाई का बात करता है। शांत रस होता है जिसमें कोई चीज़ शांति का बात करता है। तो जिस तरह का कविता बात करता है वो रस होता है। तो यहाँ पे वीर की बात किया जा रहा है। लक्ष्मण अपनी वीरता की बखान करता है, परशुराम अपनी भी वीरता की बखान करते हैं, और राम जानबे करते हैं कि राम भगवान हैं, तो उनकी अपनी वीरता होती है। तो यहाँ पर वीर रस के बात किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है। तो उत्साह कविता में जो है कवि ने बादल की तुलना किससे की है, तो धरती से की है बादल की तुलना। ठीक है, आगे समझते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है। यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि पूछा जा रहा है, तो कौन है, तो नागार्जुन है। नागार्जुन के द्वारा यह दंतुरित मुस्कान कविता लिखा गया है। अगला प्रश्न है, जितेन नार्गे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी। जितेन नार्गे जानते हैं एक गाइड है जो लेखिका को घुमाता है। तो उसके जो जीप थी जिसमें से वो सबको घुमाने के लिए ले जाता है, तो उसके जीप में कौन सा किसका तस्वीर लगा हुआ था, तो उसमें दलाई लामा का तस्वीर लगा हुआ था। अगला प्रश्न है, फसल किसका गुणधर्म है। फसल जो है वो किसका गुणधर्म है। कविता फसल से पूछा गया है, जिसमें प्रश्न है फसल क्या है। तो फसल किसका गुणधर्म है, तो ये है मिट्टी का। यहाँ पे मिट्टी अलग अलग तरह का गुण को होता है, लाल पीली अलग अलग गुण के द्वारा मिट्टी होते हैं, जिसके कारण फसल को मिट्टी का गुणधर्म बताया गया है। पानी का जादू बताया गया है, हाथ के स्पर्श की गरिमा और महिमा बताया गया है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें के द्वारा फसल की परिभाषा दिया गया है। अगला प्रश्न है, संगतकार का क्या अर्थ है। यह अंतिम कविता है 10th क्लास का संगतकार। तो संगतकार का यहाँ पे क्या अर्थ होता है, तो मुख्य गायक के साथ देने वाले गायक जो पीछे से गाना गाते हैं, जो मुख्य गायक के पीछे पीछे उनकी पंक्तियों को दोहराते हैं, उसे संगतकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मंडू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था। जो मनु भंडारी के हिंदी के प्रधानाध्यापिका थी, तो उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल थी जिसने मनु भंडारी के अंदर हिंदी के प्रति प्रेम और देशभक्ति के लिए उसके नसों में जो है देशभक्ति की भावना जगाई थी। अगला प्रश्न है, हलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता है। तो यहाँ हलदार साहब और चश्मे वाले में समानता पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या समानता है,
तो दोनों देशभक्त थे। चश्मे वाला भी सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर लगे जो चश्मा था वो नहीं देख सकता था बिना चश्मे को, तो बार बार उतारता था और लगा देता था। और हवलदार साहब भी नेताजी के मूर्ति को बार बार निहारते रहते थे और चश्मे वाले का काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। तो दोनों देशभक्त थे। तो ये इस मॉडल पेपर का 30वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न था ऑब्जेक्टिव का। अब अगला प्रश्न जो दिया गया है वो सब्जेक्टिव के रूप में है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन प्रश्नों का भी हम जवाब दें तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को समझाया जाएगा और अपलोड किया जाएगा वीडियो, तो आप उसे मिस ना करें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।